नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप आज चर्चा के लिए जिन व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आप हैं आरिफ अजाकिया साहब। आरिफ साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी, आरिफ साहब का परिचय अब देने की आवश्यकता नहीं है। आप पाकिस्तान मूल के नागरिक जरूर हैं, लेकिन यूके में रहते हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उसके साथ आरिफ की भाषा, इनका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हर विषय पर बेबाक राय रखते हैं। और आज हमारे साथ इन्होंने चर्चा के लिए वक्त निकाला है। ये हमारे प्रारब्ध के इस मंच के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आरिफ साहब, हम सीधे बातचीत के अपने मौजू पे आते हैं। एक ऐसी समस्या पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। दरअसल हम घटनाओं को बांचने नहीं आए हैं, ना समाचार बांचने आए हैं। हम ये भी नहीं बताने के लिए बैठे हुए हैं कि कब कहां क्या क्या हुआ। ये तो समाचार चैनलों का काम है। लेकिन जब विचार के स्तर पर हम बात करते हैं तो एक ऐसी मजहब संस्कृति जिसका कि नाम इस्लाम है, जो सीरिया से लेके हमारे पड़ोस पाकिस्तान से लेके इराक से लेके आपस में भी लड़ती है, चाहे वो अफगानिस्तान देख लीजिए या कहीं देख लीजिए। लेकिन उसी के साथ आप यूरोप में रहते हैं, हम यूरोप की बात कर लें। चाहे बीते साल के सितंबर के महीने में लीसेस्टर, आपके जो पूर्वी इंग्लैंड का एक शहर है, वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले, वहां से वो दौर आगे लेके चले आए। आप फ्रांस चले आइए साहब, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, सेमीफाइनल का, बहुत अच्छी बात है। खेल भावना की का मामला है। मोरक्को और फ्रांस के बीच मोरक्को हार जाता है। फ्रांसीसी अपने शहर में सड़कों पर निकलते हैं, खेल भावना के तहत एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसी फ्रांस के निवासी, 50 लाख की आबादी है फ्रांस में लगभग। फ्रांस की कुल आबादी जो करीब 6 करोड़ 70 लाख है, उसमें से 50 लाख की आबादी मुसलमानों की है। वो मुसलमान वहां खुश नहीं है। यानी फ्रांस के मुसलमान फ्रांस की सेमीफाइनल में जीत से खुश नहीं है और वहां दंगों की शुरुआत होती है। दंगे यहां तक जाते हैं कि 14 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है। लिसेस्टर में 47 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। बर्मिंघम तक से आए हुए लोग लिसेस्टर में गिरफ्तार होते हैं। सर, ये कौन सी मानसिकता है जो खुद में भी लड़ाती है और अपने अलावा जो भी सामने धर्म, रिलीजन, मजहब खड़ा है उससे भी लड़ाती है? ये तो बहुत बड़ी पिटारी है जो खोलनी पड़ेगी। अवानिश भाई, जवाब देने से पहले एक बात मैं कहूंगा कि मैं जब भारत आया था और अपने पुरखों के गांव जब गया, तो वहां पे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम फारूक था, हमारे गांव में जी। रहता है। ठीक है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। मैं उसको देख के अपना कंपैरिजन करता था कि कितना फर्क है। वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। वो भी आजक गांव से, मैं भी आजक गांव से। फर्क ये है कि दुनिया में मैं जहां जाता हूं तो मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि बताया जाता है कि ये साला पाकिस्तानी है, और उसकी इज्जत अफजाई होती है क्योंकि वो इंडियन है। धरती का बड़ा फर्क होता है। हम लोग बड़े बदकिस्मत हैं कि आपने भी अभी कहा कि मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन नाम पाकिस्तान मेरे साथ जोड़ना पड़ता है सबको। और ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ। ये मेरे हाथ में तो था नहीं, मेरे पिताजी वहां आ गए थे। खैर, अब आते हैं आपके जवाब की तरफ। अवानिश भाई, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं यूरोप में, जो अरब रहते हैं, चाहे वो मोरक्को का है, अल्जीरिया का है, ट्यूनीसिया का है, इजिप्ट का है, चाहे वो तर्किश है, उनको अपने मुल्क में ना सुरक्षा मिलती है, ना प्रोस्पेरिटी मिलती है। वो इधर हम्म। आते हैं, सुरक्षा भी पाते हैं, इक्वल राइट्स भी मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स एंजॉय करते हैं, प्रोस्पेरिटी मिलती है। ये जॉब नहीं है तो जॉब जितनी तनख्वाह आपको घर बैठे सरकार देती है। आपके बच्चे जितने ज्यादा, उतना ज्यादा आपको सरकार पैसा देती है। तो हम तो मुसलमान इस मामले में भी बड़े जरखेज हैं कि हम बहुत बच्चे पैदा कर लेते हैं। इतना कुछ पाने के बाद भी एंड ऑफ द डे ये होता है कि हम इनकी गद्दारी करते हैं। देखें,
भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच होता है लंदन में, तो जितने इंडियन ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश इंडियन, वो भारत को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो कम से कम जीतने के बाद अंग्रेजों को पथराव नहीं करते, वो अंग्रेजों हम्म। के इलाकों में आग नहीं लगाते। दूसरा ये है कि फिर ब्रिटिश का मुकाबला श्रीलंका से होगा, बांग्लादेश से होगा, पाकिस्तान से होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा, वहां वो इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। हम्म। लेकिन हमारे ये जो फुटबॉल में जो देखा हमने, वो ये है कि हम मोरक्को का मैच है, तो हम मोरक्को को सपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोरक्को जब सेमीफाइनल हार जाता है, तो फ्रेंच लोगों का राइट है ना जश्न मनाना। तो पेरिस बिल्कुल। में शांजलीजे स्ट्रीट है जहां पे ये जश्न मनाते हैं। इवन फाइनल हारने के बाद 2 मिलियन फ्रेंचों ने वहां पे जश्न मनाया कि हम फाइनल में तो पहुंचे, ठीक है। तो सेमीफाइनल में जब जश्न मनाने गोरा उधर पहुंचा, तो मोरक्को ने इन पे हमला कर दिया। अब अगर इधर इंग्लैंड इंडिया को हरा देगा और इंग्लैंड जश्न मनाएगा, तो इंडियन इनके ऊपर जाकर पथराव नहीं करेगा। बिल्कुल। मैंने देखा है इंडियन साथ में ये कहता है कि यार इंग्लैंड भी हमारा मुल्क है, जीता, हमें खुशी हुई, जो अच्छा खेला वो जीता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं। वो लोग मोरक्को ने जाके हमला किया फ्रेंचों के ऊपर और तबाही मचाई, और हर मैच में हुआ। मैच जीतने के बाद भी बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, इवन इंग्लैंड में, मेरी वाइफ वीडियो दिख रही थी जब खबरों में, तो वो कहती है कि ये कचरे के थैले उठा के, क्योंकि वो सेंट्रल लंदन में रात को दुकान वाले कचरा अपना बाहर रखते हैं, कचरे के थैले उठा उठा के पुलिस वालों पे मार रहे थे, पुलिस पकड़ नहीं रही थी। वो कहती है पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही? मैंने कहा ये यहाँ की डेली पुलिस है, ये सिविल वार से डरते हैं कि खामा खामा यहाँ पे सिविल वार हो जाएगी। तो ये रवैया हम्म। बड़ा गंदा रवैया है, आपने बिल्कुल सही इसको उठाया है कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल अपना मोरक्को को सपोर्ट करें, लेकिन अपने होम कंट्री जहां रह रहे हैं, जिसने आपको सब कुछ दिया है, कम से कम उसके खिलाफ तो उसको तो ना जलाएं। आप इसको छोड़ें, न्यू ईयर नाइट आई, न्यू जी। ईयर पे हजारों गाड़ियां जलाई। बर्लिन के जर्मनी के अखबारों की हेडलाइन थी कि बर्लिन हैड टू फेसेस, मुस्लिम्स बर्निंग कार्स, जर्मन्स हैविंग फायरवर्क्स। और फ्रांस के होम मिनिस्टर से पूछा गया कि सुना है बहुत सारी गाड़ियां जलाई गई, तो उसने कहा खाली 690 गाड़ियां जलाई गई। जिस पर उसकी शामत आई फिर कि सिर्फ 690 कह रहे हो, तुम्हें शर्म है कि नहीं? तो ये हमारी हरकतें हैं। मैं बेल्जियम में रहता था, बेल्जियम में ब्रसेल शहर में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन तुर्की, मोरक्को, अल्जीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हो गई है। 50% हम्म। से ज्यादा गोरे माइनॉरिटी में वहां पे। हर इलाके का काउंसलर, मेयर, एमपी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ गया है। हर साल न्यू ईयर नाइट पे हमारे आपस में, जब मैं नया नया बेल्जियम में गया था, तो हमें न्यू ईयर नाइट पे हमारे सीनियर्स क्या सिखाते थे कि आज का दिन खुली छूट है, किसी भी लड़की को पकड़ के चुम्मी ले लो, उसके साथ जो करना है करो, ये हमें सिखाया जाता था। और फिर हम सड़कों पे देखते थे कि ये मोरक्की खास तौर पे जो बदतमीजी का एक तूफान सड़कों पे होता था, एक अकेली लड़की का निकलना महाल था वहां पे। तो ये हमारा जो मुसलमान यहाँ का यूरोपियन है, वो गद्दार है, इन मुल्कों का गद्दार है, जो जहाँ का खाता है, जहाँ का कमाता है, जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रहा है, वो सुकून जो कि उनको पाकिस्तान या मोरक्को या तुर्की में नहीं अवेलेबल, वो यहाँ पे मिला है। ये ज्यादती करते हैं इन कौमों के साथ, बहुत ही गलत कर रहे हैं। और इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलना है कि एक दिन बर्दाश्त इनकी भी लिमिट क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल। बर्दाश्त करने की भी एक इंतहा होती है, और आपने जो कहा ना कि कभी ना कभी, और फ्रांस उसको बिल्कुल उदाहरण है पूरे विश्व के सामने। वो फ्रांस जिसने दोनों बाहें फैला के स्वागत किया अप्रवासियों का, और स्वागत किया उसने शरणार्थियों का, रिफ्यूजीज का, और जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो आप सोचे हैं कि कुल आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ 70 या 75 लाख की कुल आबादी है फ्रांस की। 50 लाख वहां पे मुसलमान है, लेकिन फ्रांस जीतता है
तो मुसलमान खुश न हो फ्रांस का, ये एक बार को बाल नीचे समझ में आ जाती है बात कि वो खुश नहीं है। जैसे आपने कहा कि ब्रिटेन में अगर इंडिया और ब्रिटेन का मैच होता है तो जो वहां पर भारतवंशी लोग हैं वो इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं तुम दुखी हो, खुश ना हो, लेकिन फ्रांसीसियों के जश्न मनाने पर तुम निकल के दंगे करने लग जाओ। अब एक कहानी फ्रांस से चल के मुझे हिंदुस्तान लानी पड़ेगी साहब। हिंदुस्तान में भी इधर कुछ सालों से सिलसिला रुका है, भारत पाकिस्तान के मैच नहीं होते हैं, और पिछले 8 एक सालों में तो भारत का समाज भी बहुत बदल गया है, जिसको कि यहाँ इंटॉलरेंसी इंटॉलरेंसी कही जाती है, तो अब तो हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन हमने और भारतीय समाज ने ये महसूस किया है कि मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जीत गया पाकिस्तान, अच्छी बात है, हम खुश नहीं हैं, हम भारतीय खुश नहीं हैं, हम चुप हैं, हम गुस्सा है। लेकिन वहीं बगल के मोहल्लों से पटाखों की आवाजें, पाकिस्तान की जीत में इसी हिंदुस्तान में पटाखे छुड़ाए जाते थे। तो क्या फ्रांस, क्या इंग्लैंड और क्या भारत, चरित्र तो एक ही है साहब। तो ये जो एक चारित्रिक एकता है, यानी चरित्र के गिरने का, कैरेक्टर के गिरने का एक जो इतना यूनिवर्सल एक कनेक्शन है, ये दरअसल आता कहां से है, ये क्यों होता है? देखें, कोशिश क्या करते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी इस चीज को कहते हैं, खासतौर पे साउथ एशियन, कि मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान एक कौम है, जबकि हकीकत में ये कौम नहीं है। क्योंकि अरब आपको अपने कौम का हिस्सा नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। मैं कल एक तस्वीर देख रहा था, इजराइल का एक कार्टन था, डब्बा, जिसके ऊपर लगा हुआ था कि प्रोड्यूस्ड इन इजराइल, प्रोड्यूस्ड बाय अरब्स एंड ज्यूज वर्किंग टुगेदर इन ए फैक्ट्री इन इजराइल। ठीक है, अब आप देखें, ज्यूज तो एक कौम है, उन्होंने मुस्लिम नहीं यूज किया, ज्यूज एंड मुस्लिम नहीं यूज किया, इन्होंने ज्यूज एंड अरब किया, क्योंकि अरब एक कौम है, जबकि ज्यूज भी, यूरोपियन ज्यूज भी हैं, मिडल ईस्टर्न ज्यूज भी हैं, अमेरिकन ज्यूज भी हैं, रशियन ज्यूज भी हैं, लेकिन वो एक कौम है। लेकिन मुसलमान एक कौम नहीं, वरना वहां पे लिखते हैं कि ज्यूज एंड मुस्लिम्स, ज्यूज एंड अरब। देखें, अरब आपको कभी भी अपने बराबर नहीं समझेगा। ये साउथ एशिया का मुसलमान है जो बढ़ चढ़ के शाह से ज्यादा शाह की वफादारी, चमचागिरी करता है। तो ये हमारे जैसे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी, वो उम्मा का चूरन लेके चलते। तो मुसलमान एक कौम नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर ये एक कौम होते तो चाइना में चाइनीज मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे भाई? बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में मुसलमान पंजाबी, मुसलमान बंगाली 1 मिलियन मार देते हैं, 6 लाख मुसलमान औरतों का रेप करते हैं मुसलमान पंजाबी फौजी। अगर ये कौम होते तो ऐसा ना होता। आज के पाकिस्तान में मुसलमान बलोचों का, मुसलमान सिंधियों का, मुसलमान पख्तूनों का जेनोसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबी आर्मी, तो कहां है कौम फिर? तो ये एक पॉलिटिकल नारा है उम्मा, और जहां इसका यूज करना हो, जैसे इंडिया में यूज करना अच्छा है क्योंकि गजवा हिंद वहां पे चलता है, वहां पे इसको मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, वहां पे उम्मा का चूरन चलता है। लेकिन यही चूरन आपका चाइना में नहीं चलता। तो ये रीजन जो आपने पूछा कि ये जो सेलिब्रेट करते हैं इस तरह का, ये एक पॉलिटिकल वो है। आपके इंडिया के जो कम्युनल लीडर्स हैं, मुल्ला हैं, जैसे आजकल राशिदी कोई बड़ा मुल्ला चला हुआ है जो कि मुसलसल कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, इनका राशन पानी चलता है इससे। राना अयूब अगर मुसलमानों का चूरन नहीं बेचेगी तो इसके भाव कौन पूछेगा? मुझे ये बताएं, इसके पास और है क्या? इसके पास बेचने के लिए सिवाय इंडिया के मुसलमानों का परसिक्यूशन, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, ये वो, इसके अलावा इसके पास कोई चीज बेचने को नहीं है। इसका घर का खर्चा इसी पे चलता है। इसको वेस्ट अवार्ड दे रही है, सब कुछ दे रही है, क्योंकि उनका एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सर्टन मीडिया हाउसेस हैं,
सर्टेन थिंक टैंक्स हैं जिनका एजेंडा यह है कि भारत में एक इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन रखी जाए, जिसको पूरा बिल्कुल करती है ये अरफा खानम, राना अयूब, अवैसी ब्रदर्स, राशिदी, मौलाना साद, मौलाना बुखारी, ये सब इस एजेंडे को पूरा करते हैं जिसके लिए आम मुसलमान जाहिल है। आम मुसलमान जाहिल है, सॉरी टू से, उनकी समझ सोच को बांध के रखा गया है। जब भी ये बड़े बड़े मुल्ला वगैरह कामयाब हैं, तो फिर ये बिल्कुल पाकिस्तान फतह पे जश्न मनाते थे, अब कम हो गया है। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपसे, अब कम हो गया है। अच्छा, बातचीत हम फिर एक बार लेके चलते हैं जरा यूके की तरफ, और जो लिसेस्टर वगैरह में घटनाएं हुई। लिसेस्टर में मंदिरों पर हमले हुए, उसकी कोई ऐसी वजह नहीं थी। चलिए, मंदिरों पर हमले हुए, वहीं फ्रांस में क्रिश्चियनिटी पे हमले हो रहे हैं। क्या यूरोपीय समुदाय, चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे बाकी यूरोप के देशों का है, उसको ये बात अब समझ में आ रही है कि ये खतरा कैसा है और ये खतरा किस तरह का है? क्योंकि देखिए, बड़ा उदार समाज है, अपने आप को कहता बड़ा उदार समाज है, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो फ्रांस का हो और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का हो। लेकिन आपने जब पिछली बार ये बात कही ना कि बर्दाश्त की एक हद होती है, तो उनके बर्दाश्त की हद क्या वो खोजना शुरू कर चुका है एक समाज के रूप में, चाहे ये इंग्लैंड के लोग हों या फ्रांस के हों या बाकी जगहों के लोग हैं? वो देखिए, समाज कैसे सोच रहा है? इंग्लैंड के जो एक्सट्रीम राइट के जो लोकल ब्रिटिश हैं वो तो अरसे से चीख रहे हैं कि कई नोगो हम्म। एरियाज मुसलमानों ने बनाए हुए हैं, कई शरिया कंप्लाइड जोन्स बनाए हुए हैं, और कई जगह पे हमें मसले पैदा कर रहे हैं शरिया वाले मुल्ला, टेररिज्म को हवा दे रहे हैं, नाइफ क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हिंदू नहीं बोलता था। अब क्या है हम्म। कि लेस्टर में जो हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने जब पहला मैच एशिया कप में इंडिया से हारा, तो उसमें झंडा है ना भारत का, उसको कुछ मुसलमानों ने, दो तीन मुसलमान लड़कों ने लेस्टर में जमीन पे गिरा के उसके ऊपर, तो कुछ हिंदुओं को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के उनकी कर दी पिटाई, हम्म। मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की। अब वो पिटाई कर दी तो पाकिस्तानी फौरन मुस्लिम उम्मा का चूरन लेके सारे मुसलमानों को जमा किया, और हमला हम्म। रातों रात हो गया हिंदुओं के इलाकों में, हिंदुओं के घरों के ऊपर। अगले दिन हिंदुओं ने 2 दिन बाद प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट के लिए निकले 150-200 हिंदू, तो वो मार्ग रोड पे खाली जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकले। उस प्रोटेस्ट पे भी मुसलमानों ने हमला किया, और उसके जवाब में मुसलमानों ने मंदिरों पे हमला किया, मंदिरों से झंडे उतारे, उनको तोड़ा गया। जी। भारत के हाई कमीशन पे लंदन में, बर्मिंघम में भारत के कौंसल ऑफिस पे प्रोटेस्ट हुए, और हिंदुओं के लिए जिंदगी अजाब बना दी। फिर बड़े बड़े जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स, मुसलमान के लीडर्स और अंग्रेज और पुलिस और मिलके फिर अमन कराया गया। उसमें हमने एक चीज नोट की कि मुसलमान तो यूनाइटेड है इन सारे मामलात में इंग्लैंड की हद तक, और सारा हम्म। उम्मा का चूरन लेके आ गए थे। हिंदुओं हम्म। में यूनिटी नहीं देखी हमने। यहाँ पे हिंदुओं की हम्म। कोई मेरा ख्याल है 300 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस इंग्लैंड में। हम्म। किसी एक ने भी नाम लेके नहीं कहा कि मुसलमानों ने हम पे हमला किया या ये और वो। एक है हिंदू फाउंडेशन ऑफ ब्रिटेन, ये जी। इनकी वेबसाइट पे जाओ तो लिखा है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 300 हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हम्म। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये 30-40 साल पुरानी है, हिंदू फंड्स पे चलती है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदुओं को सावधान रहने की तलकीन करते हैं कि आपको खतरा है, जरा सावधान रहिए। अरे भाई, आप बताओ क्या खतरा है, आप क्लियरली बताओ कि मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से दूर बिल्कुल। बच के रहो। लेकिन नहीं, डर लगता है। फिर मैंने खास तौर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए कई ग्रुपों में जाके बात की। कोई कहता है नहीं जी मेरा कारोबार है, उसमें आधे तो मुसलमान है मेरे साथ। नहीं जी मेरा तो सप्लाई का बिजनेस है, मेरा तो ज्यादा कारोबार मुसलमानों के साथ है। कोई नहीं जी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, डर लगता है भाई, हम तो खुल के नहीं आ सकते सामने। मुसलमान ये चीजें सोच नहीं रखता। बिल्कुल। इसी के सामने जब हमने प्रोटेस्ट किया,
तो हमें बाकायदा हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटर लिखा कि ना करो, क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, अब 26/11 भारत में इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें हमने मुसलमान का नाम ही नहीं लिया, हमने कहा कि टेररिज्म हुई, ठीक है, भारत की जमीन। बिल्कुल। हमने यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट का ऐलान किया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भारत की पब्लिक से कहा कि मैं यहाँ पे एक डिजिटल ट्रक चलाना चाह रहा हूँ एक दिन के लिए, जिसपे हम दुनिया को दिखाएंगे 26/11 को क्या हुआ था। लेकिन उसके लिए 1200 पाउंड का तो खाली वो ट्रक चलेगा, तो मेरे पास तो है नहीं। तो मुझे मेरी पब्लिक ने, किसी ने 50 पाउंड, किसी ने 10 पाउंड इंडिया से भेजे, और मेरे पास 2000 पाउंड जमा हुए। मैंने वो ट्रक चलाया पूरा दिन इधर, ठीक है। वो मैंने प्रोटेस्ट के लिए कहा, हाथ जोड़ के सब हिंदुओं से कहा कि भाई आओ, इंडियनों से कहा कि आओ, ये तो कोई मसला आपके देश का है। बिल्कुल। आप यकीन माने 100 आदमी जमा हुआ, 8 लाख हिंदू रहता है इधर, इंडियन रहता है, 8 लाख से ज्यादा इंडियन रहता है, 100 इंडियन जमा हुआ। तो यूनिटी नहीं है। आपने कहा ना कि लिमिट क्रॉस कर गई, तो लिमिट तो कब की क्रॉस कर गई है। आपके मंदिरों पे हमला हुआ, आपकी एम्बेसी पे हमला हुआ, पथराव हुआ एम्बेसी पे, कांच जी तोड़े। जी। आपकी लिमिट तो कब की क्रॉस हो गई। यही हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ना, जब दिवाली आती है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट दिवाली का प्रोग्राम करती है, तो वहां साड़ी पहन के, सूट बूट पहन के आगे आगे होंगे प्रिविलेजेस लेने के लिए। तो ये है कि अभी हिंदुओं को जागना होगा। गोरा जाग गया है, हिंदू नहीं जागा। ये बड़ी बात है। आपने जब कहा ना कि गोरा जाग गया है, हिंदू अभी भी नहीं जागा, तो साहब भारत में ही आप देख लीजिए ना, 2014 में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ और एक सरकार आई जो सांस्कृतिक भारत के सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो इन 8 सालों में यहां कितनी नाइत्तेफाकी है। कभी समस्याएं कहां आके टिक जाती हैं, प्याज पे आके टिक जाती है इसी भारत में, टमाटर पे आके टिक जाती है इसी भारत में, पेट्रोल और डीजल पे आके टिक जाती है इसी भारत में। फिर सवाल ये भी पूछा जाने लगता है कि आखिर इस सरकार ने और इसके नेता नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है। अब ये एक चरित्र का दूसरा पहलू है, जिस चरित्र पे हम अगर मुसलमानों के वैश्विक आतंक और वैश्विक हिंसा के चरित्र पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां हद से ज्यादा टॉलरेंसी वाले चरित्र पर भी जो हिंदुओं के साथ समाहित है। हालांकि ये सनातन की एक अपनी परंपरा है, लेकिन सनातन के एक श्लोक को ना बहुत ज्यादा बेचा गया है, जिसको आप चूरन कहते हैं, चूरन की तरह बेचा गया है। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, बहुत बेचा, लेकिन ये उस चूरन का आधा पैकेट था और आधा पैकेट है जिसको उठा के बेचा जाता है अहिंसा परमो धर्म। आधे पैकेट में यानी आधा श्लोक है धर्म रक्षा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा सबसे बड़ा काम है। धर्म रक्षा तथैव च। आप देखिए इस भारत के पाखंडी समाज ने क्या किया, उस चूरन के एक पैकेट को जो उनको पसंद में आ रहा था, जो उनके काम का था, उसको काटा और धर्म रक्षा तथैव च को किनारे किया, अहिंसा परमो धर्मों को उठा के बेचा। तो ये निश्चित तौर पर हिंदुओं की एक कमजोरी है। और एक चीज और कहें, जो ब्रिटेन में चले गए वो तो एक दूसरी कल्चर से दूसरे जगह गए, रोजी रोटी के लिए गए। आप कह भी रहे हैं कि वो कहते हैं साहब हमारा धंधा है, हमारा व्यापार है। तो ये एक कमजोरी तो रही है, और ये कमजोरी कब तक उनका साथ देगी ये भी देखने वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि गोरा समझ रहा है। अच्छा, अब यूरोप से अगर हम इधर आए, अब आखिरी हिस्से में बातचीत के अगर हम ये समझना चाहें, चूंकि आप पाकिस्तान से आते हैं, हालांकि आप पाकिस्तान को बिल्कुल ओन नहीं करते हैं, लेकिन इधर कुछ महीनों में पाकिस्तान में खूब सारी हलचल है। और हलचल भी उनके अपनी गरीबी, गुर्बत, उनकी डूबती इकोनॉमी वगैरह पे, तो चलिए ठीक है, वो हमारे बहस का मुद्दा नहीं है। हमारा बहस का मुद्दा फिर वहीं पे आके इस सब्जेक्ट से जुड़ जाता है कि इस्लाम और मुसलमान खुद से भी लड़ रहा है। वहां साहब तालिबान के साथ अफगानिस्तान वाले तालिबान में, जब अफगानिस्तान में तालिबानी आए
तो बिल्कुल सेहरा सजा के नाच रहे थे पाकिस्तानी, यो जी हम आ गए, वो जी हम आ गए, वो जी हम आ गए। अब क्या हुआ, ये जो रिश्ता है वो क्या कहला रहा है, ये देखिए बात समझ में नहीं आ रही। जरा इस पर आप अपने नजरिए से कुछ बताएं सब। देखें, तालिबान जो है ना, वो 94 में पाकिस्तान ने क्रिएट की थी अफगानिस्तान पे कब्जे के लिए, क्योंकि ठीक सोवियत है। कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स है ना, मुजाहिदीन के जो अमेरिका के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, वो मुख्तलिफ अफगानिस्तान के हिस्सों पे कब्जा था। हिकमत यार गुलबदीन हुए, गुलाम रब्बानी हुए, अहमद शाह मसूद हुए, अब्दुल रशीद दोस्तम हुए, ये सब के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा था। और पाकिस्तान से जो स्मगलिंग थी ना हीरोइन की, वो मुख्तलिफ इलाकों से जा रही थी, तो मसला खराब हो रहा था, क्योंकि हर जगह अलग इलाके में हुकूमत थी। दूसरा, एक अमेरिका की पेट्रोल की लाइन आ रही थी, गैस और पेट्रोल की लाइन, जो थ्रू अफगानिस्तान गुजारनी थी, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी सिक्योरिटी नहीं थी। तो जी अमेरिका की डायरेक्शन में ये तालिबान नामी फिल्म पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की थी, प्रोड्यूसर अमेरिका की थी, डायरेक्शन पाकिस्तान की थी। वो फिल्म जी। लॉन्च की गई, तालिबान ने रातों रात पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तालिबान वो थे जो पाकिस्तान में अफगान 79 में माइग्रेट करके आए थे ना, उनके बच्चे पाकिस्तान के हम्म। मदरसों में पढ़े थे। तालिबान का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है। तो जी उन बिल्कुल। मदरसों में जो बच्चे पढ़े थे, उनको ग्रूम करके ट्रेन करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उतारा, रातों रात पूरे अफगानिस्तान पे 96 में कब्जा कर लिया। और इसको हम्म। रिकॉग्नाइज भी पाकिस्तान ने सबसे पहले एज ए गवर्नमेंट किया। हम्म। मसला वहां खराब हुआ कि तालिबान ने अल कायदा को भी पनाह दी, उसामा बिन लादेन को भी दी, और इनकी डायरेक्शन हो गई एंटी अमेरिका। 9/11 हो गया। 9/11 हो गया तो प्रेसिडेंट बुश ने फोन किया मुशर्रफ को कि आइदर यू आर विथ अस और विथ टेररिस्ट। हम्म। अब मुशर्रफ ने पलटी खाई और तालिबान को अमेरिका के हाथों भेज दिया। पकड़ पकड़ के तालिबान कमांडर सारे पाकिस्तान ने डॉलर के बदले अमेरिका के हवाले किए। ग्वांतानामो बे जेल भर गई। पाकिस्तान बिल्कुल। में तालिबान सरकार का जो एम्बेसडर था मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ, वो भी ग्वांतानामो बे में पहुंचा, और जब वहां से छूट के आया तो उसने किताब लिखी। उस हम्म। किताब में वो लिखता है कि पाकिस्तान ने मुझे पकड़ के, मैं एक एम्बेसडर था, मुझे पकड़ के अमेरिका के फौजियों के हवाले किया, तो पाकिस्तान के पंजाबी फौजियों की मौजूदगी में अमेरिका वालों ने मेरे कपड़े उतारे और मुझे बेइज्जत करके फिर ग्वांतानामो बे में ले गए। और हमारे अफगान तालिबान कमांडर को पाकिस्तान ने जितने भी पकड़ सकता था पकड़ पकड़ के, और हर कमांडर के बदले अमेरिका ने पाकिस्तानियों को डॉलर दिए हैं। अब ये जख्म जो था ना तालिबान के दिल में, वो अंदर रखा हुआ था उसने, लेकिन हम्म। उसको पता था कि जब तक हम पाकिस्तान की मदद नहीं लेंगे तब तक हम वापस अफगानिस्तान में सरकार हासिल नहीं कर सकते। तो वो हम्म। अंदर जख्मी दिल था। लेकिन पाकिस्तान के वापस जब रीग्रुपिंग उनकी शुरू हुई, तो पाकिस्तान की मदद से अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये मूवमेंट चलाते रहे। अब 14 अगस्त 2021 आया और तालिबान ने टेक ओवर किया पाकिस्तान की मदद से। जी। पाकिस्तान समझा कि बड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, जश्न मनाए गए। पाकिस्तान ने कहा कि अब तो हमारे बच्चे आ गए, अफगानिस्तान पे हुकूमत करेंगे, वरना अशरफ गनी हुकूमत तो एंटी पाकिस्तान थी, ये था वो था। अब तालिबान जब एक बार अफगानिस्तान पे सही से कब्जा हो गया, 2-3 महीने गुजर गए, अब उनके अंदर से जख्म में से वो टीस आनी शुरू हुई कि यह है पाकिस्तान जिसकी वजह से 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान पे बमबारी करता रहा। बमबारी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने डॉलरों के लिए अफगानियों को बेचा, और इससे पहले भी 79 में भी पाकिस्तान ने अपने मफादात के लिए अफगानिस्तान में खून रेजी कराई। तो 42 साल से जो अफगानिस्तान में अमेरिका, रशिया, दुनिया भर की फोर्सेस लड़ रही है ना, उसकी वजह पाकिस्तान है। तो तालिबान ने ये हम्म। रियलाइज कर लिया। दूसरा, तालिबान अफगान और पाकिस्तान के पठान ड्यूरल लाइन को बॉर्डर नहीं मानते। ये कहते हैं बिल्कुल। पख्तून लैंड को डिवाइड करती है, पख्तून पीपल को डिवाइड करती है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इस मामले पे पाकिस्तान और तालिबान का झगड़ा चल रहा है। इसमें एक और डेवलपमेंट है
कि तालिबान देखे जख्म खाए हुए हैं, 20 साल इन्होंने अमेरिका की बमबारी बर्दाश्त की है, ये गारों में छुप के रहते थे। तो इन्होंने एक चीज नोट की कि अफगानिस्तान में यूरोप, रशिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, सब ने नेगेटिव रोल अदा किया, सब ने डिस्ट्रक्टिव रोल अदा किया। इन्होंने कहा कौन है जिसने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, तो इनकी नजर पड़ी भारत पे, जी जिसने अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, स्कूल्स जी बनाए, कॉलेजेस बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बनाए, सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए, डैम बनाए, उनकी फोर्सेस की ट्रेनिंग की, सिविल सर्विस की फोर्सेस की, पुलिस की फोर्सेस की ट्रेनिंग की, छोटे हथियार दिए, और ऑनेस्टली भारत ने कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया। तो अफगान तालिबान ने भारत को दावत दी अब कि आपके जो 500 प्रोजेक्ट में से जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं आप प्लीज आके उनको कंप्लीट करें, हम पूरा करें। देंगे। तो भारत ने हामी भी भर ली। भारत ने कहा जी हमने पहले भी इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लिया था, हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है अफगानिस्तान में, कोई भी सरकार हो हमें इससे गर्ज नहीं, हम चाहते हैं अफगान अवाम खुश रहें। तो भारत वापस वहां पे अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। ये पाकिस्तान को बुरा लग रहा है कि अफगान तालिबान हमारे दुश्मन हो गए, भारत के दोस्त हो गए। तो समझ में अफगान तालिबान की बात आ गई है कि पाकिस्तान नाकाबिले भरोसा है। जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज अपने सिंधी, बलोच, पख्तून मार रही है, जो अपने बंगाली बंगाली मारती रही है, वो इनकी दोस्त कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता? जी बिल्कुल। तो कुल ये देखें कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में लाखों लोग, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में देखो, लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में हर आदमी खुश है, हर आदमी प्रोस्पेरस है, उनको रोजगार मिला हुआ है, उनका बिजनेस चल रहा है, वहां पे टूरिज्म आ रहा है, वहां पे हाईएस्ट ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पे सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स डेवलप हो रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम में 3 फास्ट बॉलर है, तीनों मुसलमान है, 2 मुसलमान है। कश्मीरी है, और हम कहा है हमारे का। आप यकीन माने, एक मेरे दोस्त ने, कश्मीरी दोस्त है यहाँ पे, उसने मुझे एक फोटो भेजी कि हमारे गांव वाले बर्फबारी में बर्फ को पिघला के, पीने के लिए तो बर्फ का पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन नहाने धोने के लिए, और वो बर्फ का पानी पिघला के इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी नहीं है। यार ये सिचुएशन है कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे हद से ज्यादा हालत खराब है। गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा नारा लग रहा है कि हमें अगर एक्सेशन ही करना है तो भारत के साथ करना है। ये सिचुएशन है। तो आरिफ तालिबान साहब, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब। और अभी ये बहुत बमुश्किल हफ्ते भर पहले का एक बयान है जो अफगानिस्तान से तालिबानी ने दिया कि हम तुम्हारा 1971 करेंगे। पाकिस्तान को फोटो ये लगाई धमकी है, दी कि हम तुम्हारा 1971 करेंगे। फोटो लगाई है उन्होंने, जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा की और जनरल नियाजी की। जी जी। और आपने जब कहा कि डूरंट लाइन को तो मानता ही नहीं है क्योंकि वो वहां की सांस्कृतिक जो एक साझापन है उसको बांटती है, तो वो तो साहब आके कहते हैं कि अटक तक हमारा है। हाँ अटक और हाँ, इस्लामाबाद की दूरी कितनी है साहब? तो नक्शा इशू कर दिया है, जी नक्शा इशू कर दिया है। तालिबान ने एक नया नक्शा, मैप निकाला है। तालिबान ने जो नया मैप इशू किया है, इसमें अफगानिस्तान अटक तक दिखाया है। आधा बिल्कुल बलूचिस्तान ले गए कि बलूचिस्तान भी आधा पख्तून बेल्ट है, बिल्कुल पूरा अफगानिस्तान में ले गए हैं वो। बिल्कुल। तो आरिफ साहब, आपसे जब भी बातचीत होती है तो उस बातचीत को कब रोका जाए और कैसे रोका जाए, मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल यह होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की भी एक अपनी लिमिटेशन है। आप बेहतर जानते हैं, आप एक बड़े और नामचीन यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे अपनी बात रखते हैं, आरिफ की भाषा। आज हमें अपने इस विषय पर एक यूरोप से हमने शुरू किया, यूरोप यूके से हमने शुरू किया, फ्रांस आए, एक जो मजहबी सोच है, जहां आपने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि दरअसल ये कोई कौम है ही नहीं है, कौमें तो अलग अलग हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत जानने लायक विषय है कि साहब अरबी अरबी हैं,
उसी तरह साउथ एशियन है, बाकी एशियन है। तो मुस्लिम उम्मा जैसी कोई चीज जिसके नाम पर जो है वो तमाम तरह की बातें हमेशा चलती रही हैं, और शायद वही जहनियत है जो फ्रांस में रह रहे मुसलमानों को फ्रांस के ही खिलाफ खड़ा कर देती है, इंग्लैंड में रह रहे मुसलमानों को इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो हर देश की संस्कृति के सामने ही खड़ा हो जाना, ये तो अपने आप को विनाश के रास्ते पे ले चलना है। और यहां आपकी बात वहां महत्वपूर्ण हो जाती है कि दरअसल ये कौम वोम होने का नाटक, ये गलत नाटक है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपसे निवेदन करेंगे किसी और विषय पर। आज की इस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। प्रारंभ के दर्शकों से एक बार फिर हमारा वही निवेदन रहेगा, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और आरिफ साहब से आगे और बातें आपको लगातार सुनाई देती रहें, लगातार सुनने को मिलती रहें, इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सुन सकेंगे। आरिफ साहब, एक बार फिर प्रारंभ की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सर। एंड प्रणाम टू एवरीवन सर।